नमस्ते डियर फ्रेंड्स। हुकुम सा का ऑब्सेशन इश्क या पागलपन एपिसोड 11। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि देवंश अपने भाइयों रणवीर और युवराज और अपनी बहन अनवी के साथ अचानक उदयपुर से जयपुर पहुंचा था। मायरा उसे सामने देखकर जितनी खुश हुई थी उतनी ही हैरान भी थी, क्योंकि देवंश ने उसे अपने आने की कोई खबर नहीं दी थी। पूरे घर में हंसी मजाक का माहौल बन गया था और देवंश हर पल मायरा को अपनी नज़रों के सामने देखकर जैसे अपनी सारी थकान भूल गया था। शाम को जब दोनों कुछ पल अकेले मिले तो देवंश ने मायरा को एक खूबसूरत चांदी की पायल दी और उनके बीच एक प्यारा सा रोमांटिक पल बना। लेकिन तभी देवंश को अर्जुन का फोन आया और पता चला कि विक्रम सूद का पता चल गया है। मायरा के सामने खड़े देवंश के चेहरे की सारी नरमी एक पल में गायब हो गई और उसके अंदर का वही सख्त हुक्म सा वापस आ गया। अब आगे देवंश कुछ पल तक फोन कान से लगाए खड़ा रहा। अर्जुन लगातार उसे उस जगह की जानकारी दे रहा था जहां विक्रम के होने का शक था। देवंश की नज़र सामने खड़ी मायरा पर थी, लेकिन उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि उसके दिमाग में अब कुछ और ही चल रहा है। अर्जुन ने कहा, सर लोकेशन जयपुर के आउटस्कर्ट्स में है, हमारी टीम ने वहां नज़र रखी हुई है। देवंश ने धीमी लेकिन सख्त आवाज में कहा, कोई जल्दबाजी नहीं होगी, उसे भनक तक नहीं लगनी चाहिए कि हम उसके पीछे हैं। जी सर। और अर्जुन, जी सर, जब तक मैं खुद ना कहूँ कोई उसके करीब नहीं जाएगा। ठीक है सर। फोन कटते ही देवंश कुछ पल बिल्कुल शांत खड़ा रहा। मायरा उसके चेहरे को ध्यान से देख रही थी। कुछ देर पहले जिस आदमी की आंखों में उसके लिए प्यार था, अब उन्हीं आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। मायरा ने धीरे से पूछा, क्या हुआ देवंश? देवंश ने उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों की सख्ती थोड़ी कम हो गई। कुछ जरूरी काम है गुलाबो, विक्रम से जुड़ा हुआ। देवंश ने कोई जवाब नहीं दिया। मायरा उसके पास आई और धीरे से बोली, आपके चेहरे से पता चल रहा है कि बात सीरियस है। देवंश ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम बस मेरे साथ रहो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। मायरा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, लेकिन आप अकेले सब कुछ क्यों संभालते हो? क्योंकि तुम्हें किसी परेशानी में नहीं देख सकता। मायरा कुछ पल चुप रही, फिर उसने धीरे से कहा, और अगर आप परेशान जो जाते हो तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। देवंश की नज़र उसके चेहरे पर टिक गई। तुम्हें पता है ना गुलाबो, तुम्हारी एक छोटी सी चिंता भी मेरे लिए बाकी हर चीज से बड़ी है। मायरा ने उसका हाथ और कसकर पकड़ लिया। तो फिर मुझसे कुछ छुपाना मत। देवंश ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, ठीक है, लेकिन एक बात तुम भी मानोगी। क्या? जब तक मैं खुद ना कहूँ तुम इस मामले में कुछ नहीं करोगी। मायरा ने हल्की सी नाराजगी से कहा, आप हमेशा मुझे बच्चा समझते हो। देवंश मुस्कुराया, नहीं, मैं तुम्हें बहुत कीमती समझता हूँ। मायरा के चेहरे पर तुरंत शर्मीली मुस्कान आ गई। वो कुछ कहती उससे पहले अनवी वहां आ गई। मायरा, आपकी मम्मी आपको अंदर बुला रही हैं। फिर अनवी की नज़र दोनों के हाथों पर गई और वो शरारत से मुस्कुराने लगी। ओहो, मैं गलत टाइम पर आ गई क्या? मायरा ने तुरंत देवंश का हाथ छोड़ दिया। अनवी चुप करो, अनवी हंसते हुए बोली, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। देवंश ने मुस्कुराकर कहा, तुम दोनों अंदर जाओ, मैं अभी आता हूँ। अनवी मायरा का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले गई। जैसे ही दोनों अंदर पहुंची वहां नंदिनी और नरेन बैठे हुए थे। रणवीर और युवराज भी उनके साथ बैठे थे। अनवी ने सबको बताया कि देवंश को कुछ जरूरी काम आ गया है। नरेन ने चिंता से पूछा, सब ठीक तो है ना? रणवीर ने तुरंत बात संभालते हुए कहा, हाँ अंकल, बस बिजनेस से जुड़ा कुछ मैटर है। नरेन ने सिर हिलाया, लेकिन उनकी नज़र एक पल के लिए मायरा पर गई। उन्हें बेटी के चेहरे पर देवंश के आने की खुशी साफ दिखाई दे रही थी। नंदिनी ने माहौल हल्का करने के लिए कहा, इतने दूर उदयपुर से आए हो तो आज खाना यहीं खाकर जाना। युवराज हंसते हुए बोला, आंटी, खाना तो हम वैसे भी छोड़ने वाले नहीं हैं। रणवीर ने उसे देखा, तू सिर्फ खाने के बारे में सोचता है। युवराज ने मुस्कुराकर कहा, और तू सिर्फ भाभी और भाई के रोमांस के बारे में। अनवी हंस पड़ी, दोनों बिल्कुल सही कह रहे हो। मायरा ने शर्म से सबकी तरफ देखा, आप लोग भी ना। तभी बाहर से देवंश अंदर आया। उसकी नज़र सबसे पहले मायरा पर गई। नंदिनी ने कहा, देवंश बेटा आओ, खाना लग गया है। देवंश ने सिर हिलाया और मायरा के पास वाली कुर्सी पर बैठ गया।
खाने के दौरान सभी आपस में बातें कर रहे थे। रणवीर और युवराज कभी नरेन से जयपुर के बारे में पूछते तो कभी अनवी के साथ मजाक करते। नंदिनी मायरा की पसंद की चीजें उसकी प्लेट में रख रही थी। देवंश चुपचाप मायरा की प्लेट देख रहा था। मायरा ने उसकी तरफ देखा। क्या देख रहे हो? तुमने खाना कम लिया है, मायरा ने धीरे से कहा। मेरा मन नहीं है। देवंश ने बिना कुछ कहे उसकी प्लेट में थोड़ा खाना रख दिया। खाना खाओ, मायरा ने उसे देखकर कहा। आपको मेरी इतनी चिंता क्यों रहती है? देवंश ने बिल्कुल सहजता से जवाब दिया। क्योंकि तुम मेरी जिम्मेदारी हो। नरेन ने देवंश की बात सुन ली। उन्होंने कुछ नहीं कहा लेकिन उनके चेहरे पर हल्की गंभीरता आ गई। खाने के बाद सभी लोग लिविंग रूम में चले गए। अनवी और मायरा साथ बैठकर बातें करने लगी। रणवीर और युवराज और वीरेन बाहर आंगन में खड़े थे। इसी बीच देवंश धीरे से मायरा के पास आया। गुलाबो, मायरा ने उसकी तरफ देखा। जी, मेरे साथ छत पर चलोगी? मायरा ने एक पल सबकी तरफ देखा फिर धीरे से सिर हिला दिया। दोनों सीढ़ियों से ऊपर छत पर चले गए। जयपुर की रात हल्की ठंडी थी। दूर शहर की रोशनी चमक रही थी। मायरा छत की मुंडेर के पास खड़ी होकर नीचे देखने लगी। देवंश उसके पीछे आकर रुक गया। तुम खुश हो? मायरा ने पीछे मुड़कर देखा। बहुत। क्यों? क्योंकि आप मेरे पास हो। देवंश कुछ पल उसे देखता रहा फिर उसके करीब आकर बोला। मैं भी, मायरा ने मुस्कुराकर पूछा। फिर इतनी जल्दी वापस उदयपुर चले जाओगे? देवंश ने सिर हिलाया। पता नहीं। क्यों? कुछ काम है। मायरा के चेहरे की खुशी थोड़ी कम हो गई। विक्रम वाला? देवंश ने उसके चेहरे को देखते हुए कहा। हाँ, मायरा ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। सावधान रहना। देवंश ने उसके हाथ पर अपनी उंगलियां रख दी। तुम्हारे लिए हमेशा। कुछ पल दोनों खामोश रहे। फिर मायरा ने धीरे से अपना सिर देवंश के कंधे पर रख दिया। देवंश बिल्कुल स्थिर खड़ा रहा जैसे उस एक पल को अपने अंदर हमेशा के लिए संभाल लेना चाहता हो। मायरा ने धीमे से कहा। देवंश, हाँ गुलाबो, आप वापस जरूर आना। देवंश ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। तुम बुलाओगी तो दुनिया के किसी भी कोने से आ जाऊंगा। मायरा मुस्कुरा दी। मैं नहीं बुलाऊंगी। क्यों? क्योंकि मुझे पता है आप खुद आ जाओगे। देवंश के चेहरे पर गहरी मुस्कान आ गई। यही तो बात है गुलाबो, तुम मुझे मुझसे ज्यादा समझने लगी हो। उसी समय नीचे से रणवीर की आवाज आई। भाई, अगर रोमांस खत्म हो गया हो तो थोड़ा फैमिली को भी टाइम दे देना। मायरा झेपकर तुरंत देवंश से दूर हो गई। देवंश ने नीचे देखते हुए कहा। रणवीर। रणवीर हंसते हुए बोला। सॉरी भाई, गुस्सा मत होना। मायरा हंस पड़ी। देवंश ने उसकी मुस्कान देखी और धीरे से कहा। बस यही मुस्कान चाहिए मुझे। लेकिन उसी वक्त देवंश का फोन फिर बजा। इस बार अर्जुन का मैसेज था। सर, विक्रम की गाड़ी जयपुर के उसी इलाके में देखी गई है, लगता है वो यही है। देवंश की आंखों में फिर वही सख्ती लौट आई। उसने फोन बंद किया और आखिरी बार मायरा की तरफ देखा। अब उसे सिर्फ एक बात तय करनी थी। विक्रम तक पहले कौन पहुंचेगा, देवंश या उसका कोई दुश्मन? देवंश कुछ देर तक छत पर खड़ा रहा और फोन की स्क्रीन पर अर्जुन का मैसेज देखता रहा। उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि अब वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। लेकिन तभी उसकी नज़र सामने खड़ी मायरा पर पड़ी जो उसे चुपचाप देख रही थी। मायरा ने धीरे से पूछा। क्या हुआ? देवंश ने फोन पॉकेट में रख लिया। कुछ नहीं गुलाबो। मायरा उसके करीब आई। आप जब भी कुछ छुपाते हो आपकी आंखें बता देती हैं। देवंश हल्का सा मुस्कुराया। तुम्हें मेरी आंखें पढ़नी कब से आ गईं? जब से आपने मुझे पढ़ना सिखाया है। देवंश ने उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। बस एक बात याद रखना, अगर कभी मैं तुम्हें अपने से दूर रहने को कहूँ तो मेरी बात मान लेना। मायरा ने तुरंत उसकी तरफ देखा। क्यों? क्योंकि कभी कभी तुम्हारी सेफ्टी मेरे लिए बाकी हर चीज से ज्यादा जरूरी हो जाती है। मायरा ने उसकी उंगलियां पकड़ लीं। और आपकी सेफ्टी मेरे लिए कम जरूरी है क्या? आप भी मेरे लिए इतना ही जरूरी हो जितनी मैं आपके लिए। देवंश कुछ पल चुप रहा। मायरा ने धीरे से कहा। आप मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करना चाहते हो, लेकिन मैं भी चाहती हूँ कि जब आपको मेरी जरूरत हो तो मैं आपके साथ खड़ी रहूं। देवंश की आंखों में एक पल के लिए नरमी आ गई।
तुम्हें पता है गुलाबो, यही बात मुझे तुम्हारे बारे में सबसे ज्यादा पसंद है। क्या तुम मेरे डर को समझती हो लेकिन उससे डरती नहीं हो? मायरा मुस्कुरा दी, क्योंकि मुझे आप पर भरोसा है। देवंश ने उसके माथे पर हल्का सा किस किया। और मुझे तुम पर। दोनों कुछ पल वहीं खड़े रहे। नीचे आंगन में रणवीर और युवराज आपस में बात कर रहे थे। अन्वी भी उनके पास बैठी थी और वीरेन भी। युवराज ने ऊपर देखते हुए कहा, भाई अभी तक नीचे नहीं आए। रणवीर हंस पड़ा, आने दे, इतने दिनों बाद भाभी मिली हैं, थोड़ा टाइम तो लगेगा। अन्वी ने दोनों को घूर कर देखा। आप दोनों भाई बहुत खराब हो। युवराज ने कहा, हम तो सच बोल रहे हैं। अन्वी मुस्कुराते हुए बोली, मुझे तो मायरा बहुत पसंद है, भाई के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। रणवीर ने कहा, और भाई को तो वो पहले ही परफेक्ट लगती हैं। तीनों हंस पड़े। तभी देवंश और मायरा सीढ़ियों से नीचे आए। अन्वी ने तुरंत मायरा का हाथ पकड़ लिया। मायरा आप मेरे साथ बैठो। मायरा उसके पास बैठ गई। देवंश सामने वाली कुर्सी पर बैठा लेकिन उसकी नज़र बार बार मायरा पर ही जा रही थी। नंदिनी ने सबको चाय दी और फिर नरेन ने देवंश से पूछा, बेटा कोई जरूरी काम था क्या? देवंश ने सम्मान से कहा, जी अंकल, थोड़ा बिजनेस का मैटर है, शायद मुझे रात में बाहर जाना पड़े। नरेन ने गंभीर होकर कहा, रात में? जी, कहाँ? देवंश एक पल रुका। जयपुर के बाहर जाना पड़ सकता है। नरेन ने उसकी तरफ ध्यान से देखा। सब ठीक है ना? देवंश ने शांत आवाज में कहा, जी अंकल आप चिंता मत कीजिए। नरेन ने सिर हिला दिया लेकिन उनके चेहरे पर चिंता बनी रही। उधर मायरा ने देवंश की तरफ देखा और उसकी आंखों में साफ सवाल था। देवंश ने सिर्फ आंखों से उसे भरोसा दिलाया कि सब ठीक होगा। थोड़ी देर बाद रात का खाना खत्म हुआ। रणवीर और युवराज ने नरेन और नंदिनी से विदा लेने की बात शुरू की। अन्वी मायरा के साथ कमरे में चली गई। अन्वी ने मायरा से कहा, मायरा आपसे एक बात पूछूं? हाँ, आप भाई को कितना पसंद करती हो? मायरा शर्मा गई। बहुत। अन्वी ने खुशी से उसका हाथ पकड़ लिया। मुझे पता था। फिर अन्वी ने थोड़ा गंभीर होकर कहा, लेकिन भाई बहुत प्रोटेक्टिव हैं। मायरा मुस्कुराई, मुझे पता है, कभी कभी जरूरत से ज्यादा। मायरा ने धीरे से कहा, लेकिन उनका दिल बुरा नहीं है, वो बस मुझे खोने से डरते हैं। अन्वी कुछ पल उसे देखती रही। आप सच में भाई को समझती हो? मायरा ने मुस्कुराकर कहा, शायद उनसे भी ज्यादा। फिर अन्वी ने बोला, मम्मी पापा दादा सा दादी सा भाई को कब से शादी के लिए बोल रहे हैं, पर उन्होंने कभी किसी लड़की को उस नज़र से नहीं देखा, लेकिन जब आपको देखा तो भाई में हमें एक अगल ही भाई देखने मिले। जो भाई कभी हंसते नहीं थे अब वो हंसते भी है और सबसे बात भी करते हैं, और उसे सब आपकी प्यार का असर है। मायरा के गाल लाल हो गए। उधर बाहर देवंश गाड़ी के पास खड़ा अर्जुन से फोन पर बात कर रहा था। अर्जुन ने कहा, सर विक्रम की गाड़ी एक पुराने वेयरहाउस के पास मिली है। देवंश ने पूछा, हमारी टीम वहाँ है? जी सर। विक्रम अकेला है? अभी तक तो ऐसा ही लग रहा है। देवंश ने कुछ पल सोचा। उस पर नजर रखो, मैं खुद आता हूँ। जी सर। फोन कट गया। देवंश गाड़ी में बैठने ही वाला था कि पीछे से मायरा की आवाज आई। देवंश। वह पलटकर उसकी तरफ देखने लगा। मायरा धीरे धीरे उसके पास आई। आप जा रहे हो? हाँ गुलाबो। वापस कब आओगे? जल्दी। मायरा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, प्रॉमिस। देवंश उसके सामने आकर रुक गया। प्रॉमिस। मायरा ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। अपना ध्यान रखना। देवंश ने उसके हाथ को अपने होठों से हल्का सा छुआ। तुम्हारे लिए हमेशा। मायरा की आंखें नम सी हो गईं। देवंश ने उसके माथे पर हल्का सा किस किया और फिर कहा, दरवाजा अंदर से लॉक कर लेना, जब तक मैं वापस ना आऊं बाहर मत जाना। मायरा ने सिर हिला दिया और ऊपर उठ के देवांश के गाल पे एक छोटी ही किस कर दी, जिस पर देवांश की आंखें खुद ही बंद हो गई। मायरा ने शर्म से आंखें बंद कर ली और देवांश ने उसके माथे एक एक हल्की किस की। फिर देवंश गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी धीरे धीरे जयपुर की सड़कों पर आगे बढ़ गई। मायरा वहीं खड़ी उसे दूर जाते हुए देखती रही, लेकिन देवंश के निकलते ही उसका फोन बजा। अननोन नंबर। मायरा ने स्क्रीन को देखा। उसने कॉल उठाई।
दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक कोई आवाज नहीं आई। फिर एक ठंडी आवाज सुनाई दी, तुम देवंश राणा की सबसे बड़ी कमजोरी हो ना। मायरा के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। कौन बोल रहे हो? आवाज आई, विक्रम, और कॉल कट गई। मायरा कुछ पल तक फोन हाथ में लिए बिल्कुल शांत खड़ी रही। उधर उसी वक्त देवंश की गाड़ी जयपुर की सुनसान सड़क पर आगे बढ़ रही थी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस विक्रम को पकड़ने वह जा रहा है, विक्रम ने अपना पहला वार उसके सबसे कमजोर बिंदु पर कर दिया है। उदयपुर की सुबह बाकी दिनों से कुछ अलग थी। हवेली के बड़े आंगन में हल्की धूप उतर चुकी थी और घर के नौकर अपने अपने कामों में लगे हुए थे। तभी ऊपर वाले कमरे से देवांश नीचे आया। उसके चेहरे पर हमेशा वाली सख्ती थी, लेकिन आज उसकी नजरें बार बार अपने फोन की स्क्रीन पर जा रही थी, जैसे किसी एक मैसेज का इंतजार हो। और तभी फोन पर मायरा का नाम चमका। देवांश ने बिना देर किए कॉल उठा लिया। दूसरी तरफ जयपुर में अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ी मायरा कुछ देर चुप रही, फिर धीमी आवाज में बोली, हुकुम सा, आप सुबह से इतने बिजी थे, मैंने सोचा शायद आपसे बात नहीं हो पाएगी। देवांश के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आई और उसने कहा, गुलाबो दोबारा बोलना एक बार। हुक्म सा, मायरा ने फिर बोला। हुक्म सा, देवांश ने मुस्कुराते हुए बोला। गुलाबो, तुम नहीं जानती तुम्हारे से ये सुन के मुझे कितना अच्छा लगा रहा है, और तुमसे बात करने के लिए मैं कभी बिजी नहीं होता। मायरा के चेहरे पर शर्मीली सी मुस्कान आ गई। उसने धीरे से कहा, लेकिन आप इतने दूर हैं ना, इसलिए कभी कभी लगता है जैसे आपसे बात करना भी मुश्किल है। देवांश कुछ पल चुप रहा, फिर गंभीर आवाज में बोला, दूरी सिर्फ शहरों की होती है गुलाबो, दिलों की नहीं। और तुम मेरे पास नहीं हो, फिर भी हर वक्त मेरे साथ रहती हो। मायरा ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों में वही प्यार उतर आया जिसे वह खुद भी अब छुपा नहीं पा रही थी। उधर उदयपुर के डाइनिंग हॉल में रणवीर और युवराज पहले से बैठे थे। अनवी भी अपनी कॉफी लेकर वहीं आ गई थी और तीनों की नज़र जैसे ही देवांश पर पड़ी, रणवीर ने मुस्कुराते हुए कहा, भैया आजकल सुबह सुबह फोन पर इतनी स्माइल किसके लिए होती है? देवांश ने उसे घूर कर देखा और बोला, अपने काम से काम रख। रणवीर हंसते हुए बोला, हम तो बस पूछ रहे थे आखिर कौन है जिसने हमारे हुक्म सा को इतना बदल दिया। युवराज ने भी मजाक करते हुए कहा, भैया पहले आप ब्रेकफास्ट के समय किसी से बात तक नहीं करते थे और अब फोन हाथ से नीचे ही नहीं रखते। अनवी ने दोनों भाइयों को चुप कराते हुए कहा, तुम दोनों परेशान मत करो भैया को। लेकिन उसके चेहरे की स्माइल बता रही थी कि वह भी सब समझ चुकी थी। तभी देवांश ने फोन टेबल पर रखा और सख्त आवाज में कहा, बहुत हो गया, अब ब्रेकफास्ट करो। लेकिन उसके चेहरे पर आई हल्की मुस्कान ने सबको बता दिया था कि बात गुलाबों की ही थी। जयपुर में मायरा अपने कमरे से नीचे आई तो नंदिनी उसे देखकर रुक गई और प्यार से बोली, आज तो मेरी बेटी के चेहरे पर बहुत ज्यादा खुशी दिख रही है। मायरा ने नजरें झुका ली और बोली, कुछ नहीं माँ, बस सुबह अच्छी थी। नंदिनी उसकी बात समझकर मुस्कुरा दी। तभी नरेन भी रेस्टोरेंट जाने के लिए तैयार होकर बाहर आए और मायरा से बोले, बेटा आज दोपहर रेस्टोरेंट पर आ जाना, कुछ काम है, तुम्हारी मदद चाहिए। मायरा ने सिर हिलाकर हाँ कर दी, लेकिन उसके चेहरे पर छुपी खुशी नरेन की नजरों से बच नहीं पाई। दोपहर को मायरा रेस्टोरेंट पहुंची तो वहां ग्राहकों की अच्छी भीड़ थी। वह अपने पिता की मदद करने लगी, तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर देवंश का मैसेज था, गुलाबो खाना खा लेना और ज्यादा काम मत करना। मायरा मैसेज पढ़कर हल्का सा मुस्कुरा दी। नरेन की नजर उस पर पड़ी तो उन्होंने पूछा, किसका मैसेज है? मायरा अचानक संभल गई और बोली, किसी का नहीं पापा। नरेन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके चेहरे पर हल्की चिंता जरूर आ गई, क्योंकि वह समझ चुके थे कि उनकी बेटी की जिंदगी में अब कोई ऐसा व्यक्ति आ चुका है जो उसके लिए बहुत मायने रखता है। उधर उदयपुर में देवंश अपने ऑफिस रूम में बैठा कुछ जरूरी फाइल्स देख रहा था। तभी अर्जुन अंदर आया और बोला, हुक्म सा, जयपुर वाली सिक्योरिटी की रिपोर्ट आ गई है। देवंश ने तुरंत फाइल अपनी तरफ खींची और पूछा, सब ठीक है? अर्जुन ने कहा, जी, लेकिन कल रात रेस्टोरेंट के बाहर एक अनजान आदमी काफी देर तक खड़ा देखा गया था। देवंश का चेहरा तुरंत बदल गया। उसने शांत लेकिन बेहद सख्त आवाज में कहा, उसकी पहचान निकालो और गुलाबों के आसपास सिक्योरिटी डबल कर दो। अर्जुन ने सिर झुका कर कहा, जी हुक्म सा, और बाहर चला गया। कुछ देर बाद देवंश ने मायरा को कॉल किया। मायरा ने फोन उठाते ही कहा, जी हुक्म सा। देवंश ने उसकी आवाज सुनते ही अपना गुस्सा थोड़ा शांत किया और बोला, गुलाबो आज रेस्टोरेंट से अकेली मत निकलना। मायरा ने हैरानी से पूछा, क्यों हुक्म सा? देवंश कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, बस मेरी बात मानो। मायरा ने उसकी आवाज में छुपी चिंता महसूस की और धीरे से बोली, ठीक है हुक्म सा, मैं आपकी बात मानूंगी। देवंश की आंखों में एक हल्की सी राहत आई और उसने कहा, गुड गर्ल, अब फोन रखो और अपना ध्यान रखो।
मायरा ने मुस्कुराते हुए कहा, आप भी अपना ध्यान रखिएगा हुकम सा। और कॉल कट होते ही दोनों कुछ पल अपने अपने फ़ोन की स्क्रीन देखते रहे, जैसे दूरी के बावजूद एक दूसरे के पास हों। शाम ढलने लगी थी। जयपुर की हवाओं में हल्की ठंडक घुल रही थी और उदयपुर में देवांश बालकनी में खड़ा दूर आसमान की तरफ देख रहा था। उसके दिमाग में सिर्फ एक बात थी कि वह मायरा को अपने से दूर रखकर भी सुरक्षित कैसे रखे, क्योंकि उसके दिल में अब मायरा सिर्फ उसकी मोहब्बत नहीं बल्कि उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बन चुकी थी। और उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसी रात विक्रम एक बार फिर कोई ऐसी चाल चलने वाला था जो देवांश और मायरा की जिंदगी को एक नए मोड़ पर ले जाएगी। रात के करीब 10 बज चुके थे। जयपुर में मायरा अपने कमरे में बैठी थी और खिड़की से बाहर देख रही थी। उसके हाथ में देवांश का वही आखिरी मैसेज खुला हुआ था जिसमें उसने उसे अपना ध्यान रखने के लिए कहा था। मायरा ने हल्की सी मुस्कान के साथ फ़ोन अपने सीने से लगा लिया। तभी नीचे से नंदिनी की आवाज़ आई तो वह जल्दी से फ़ोन साइड में रखकर कमरे से बाहर आ गई। नंदिनी ने उसे देखते ही कहा, बेटा इतनी रात तक जाग मत रहा कर, सुबह रेस्टोरेंट भी जाना है। मायरा ने मुस्कुराकर कहा, जी माँ, बस अभी सोने ही वाली थी। नंदिनी ने उसके सिर पर हाथ रखा और चली गई, लेकिन मायरा के चेहरे की मुस्कान अभी भी बनी हुई थी। उधर उदयपुर में देवांश अपने कमरे की बालकनी में खड़ा था। तभी दरवाजे पर हल्की नॉक हुई और रणवीर अंदर आया। देवांश ने पीछे मुड़कर देखा तो रणवीर कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, भैया एक बात पूछूं? देवांश ने बिना एक्सप्रेशन बदले कहा, पूछ। रणवीर ने मुस्कुराते हुए कहा, आप मायरा को लेकर इतने सीरियस तो हैं ना? देवांश कुछ पल शांत रहा, फिर उसने सीधा जवाब दिया, हाँ। रणवीर ने पहली बार अपने भाई की आंखों में इतनी गहराई से किसी के लिए फीलिंग देखी थी। उसने कहा, तो फिर एक बात हमेशा याद रखना भैया, अगर वो आपकी जिंदगी में इतनी इम्पोर्टेंट है तो उसे सिर्फ प्रोटेक्ट मत करना, उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा भी बनाना। देवांश ने हल्की नज़र से रणवीर को देखा और धीमे से बोला, मैं वही कर रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे ये यकीन करना है कि उसके रास्ते में कोई खतरा नहीं है। तभी कमरे के बाहर से युवराज और अनवी की आवाज आई और दोनों भी अंदर आ गए। युवराज ने मजाक करते हुए कहा, लगता है आज फिर मायरा की मीटिंग चल रही है। रणवीर हंस पड़ा और अनवी ने युवराज को घूरते हुए कहा, तुम दोनों भैया को परेशान करना बंद करो। देवांश ने तीनों को देखा और पहली बार उसके चेहरे पर खुलकर हल्की मुस्कान आई। उसने कहा, तुम लोगों को अगर कोई और काम नहीं है तो मेरे रूम से बाहर जाओ। तीनों हंसते हुए बाहर जाने लगे, लेकिन जाते जाते अनवी ने पीछे मुड़कर कहा, भैया एक बात तो सच है, जब से मायरा आपकी जिंदगी में आई है आप पहले से ज्यादा खुश रहते हैं। देवांश कुछ नहीं बोला, लेकिन अनवी के जाने के बाद उसके चेहरे की मुस्कान और गहरी हो गई। इधर जयपुर में मायरा अपने बिस्तर पर लेटी ही थी कि फोन फिर से बजा। स्क्रीन पर हुक्मसा लिखा देखकर उसके चेहरे पर तुरंत मुस्कान आ गई। उसने कॉल उठाकर धीरे से कहा, जी हुक्मसा। देवांश की आवाज आई, सोई नहीं अभी? मायरा ने धीमे से कहा, नहीं हुक्मसा, आपकी याद आ रही थी। कुछ पल दोनों तरफ खामोशी रही। देवांश ने फिर धीमी आवाज में कहा, मेरी याद आ रही थी या मेरी आवाज सुनने का मन था? मायरा शर्मा गई और बोली, दोनों। देवांश ने आंखें बंद कर ली, जैसे सिर्फ उसकी आवाज सुनना ही उसके लिए काफी हो। मायरा ने पूछा, आप भी मुझे मिस कर रहे थे ना? देवांश ने बिना झिझक कहा, हर वक्त गुलाबो। मायरा के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ गई। कुछ देर दोनों इसी तरह बातें करते रहे, फिर देवांश ने कहा, कल सुबह मैं तुम्हें कॉल करूंगा, तुम खुद से कहीं बाहर मत जाना। मायरा ने पूछा, आप इतनी चिंता क्यों करते हैं हुक्मसा? देवांश ने धीमे लेकिन सीरियस अंदाज में कहा, क्योंकि तुम मेरे लिए सिर्फ कोई लड़की नहीं हो गुलाबो, तुम वो हो जिसे खोने का ख्याल भी मुझे पसंद नहीं है। मायरा कुछ पल चुप रही, उसकी आंखों में नमी और चेहरे पर प्यार दोनों साथ उतर आए। उसने बहुत धीमे से कहा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी हुक्मसा। देवांश ने कहा, प्रॉमिस? मायरा ने मुस्कुराकर कहा, प्रॉमिस। लेकिन उसी वक्त जयपुर की एक सुनसान सड़क पर एक ब्लैक कार रेस्टोरेंट से कुछ दूरी पर आकर रुकी। अंदर बैठा आदमी फोन पर किसी से बात कर रहा था। उसने धीमी आवाज में कहा, मायरा अब अकेली नहीं है, उसके आसपास सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। दूसरी तरफ से आवाज आई, तो फिर देवांश को उसकी सबसे कमजोर जगह से चोट करनी होगी। आदमी ने फोन काट दिया और सामने रेस्टोरेंट की तरफ देखने लगा। उधर उदयपुर में देवांश अचानक बालकनी से बाहर अंधेरे में देखने लगा। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी उठी, जैसे कोई खतरा उसके बहुत करीब आ चुका हो। लेकिन उसे अभी ये नहीं पता था कि विक्रम की नज़र अब सीधे मायरा पर थी और अगली सुबह जयपुर में होने वाली एक छोटी सी घटना देवांश के पूरे गुस्से को फिर से जगह देने वाली थी।
अगली सुबह जयपुर में सूरज की हल्की रोशनी मायरा के कमरे की खिड़की से अंदर आ रही थी। मायरा अभी सो रही थी, तभी उसका फोन बजा और स्क्रीन पर देवंश का नाम देखकर उसकी नींद तुरंत खुल गई। उसने कॉल उठाते ही नींद भरी आवाज में कहा, जी हुक्म सा। देवंश उसकी आवाज सुनकर हल्का सा मुस्कुराया और बोला, अभी तक सो रही हो गुलाबो? मायरा ने आंखें मलते हुए कहा, हाँ हुक्म सा, रात को आपसे इतनी देर तक बात हुई थी, इसलिए नींद देर से आई। देवंश ने कुछ पल चुप रहकर कहा, मेरी वजह से तुम्हारी नींद खराब हुई तो आज ज्यादा काम मत करना। मायरा मुस्कुराकर बोली, आपकी वजह से नींद खराब हो तो भी मुझे बुरा नहीं लगता। देवंश के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने धीमे से कहा, ऐसे ही बातें करती रही तो आज मैं सच में जयपुर आ जाऊंगा। मायरा तुरंत शर्मा गई और बोली, आप सच में आ जाओगे हुक्म सा? देवंश ने कहा, अगर तुमने दोबारा ऐसे पूछा तो शायद सच में आ जाऊंगा। मायरा कुछ बोलती उससे पहले नंदिनी ने कमरे के बाहर से आवाज दी, बेटा उठ गई हो तो नीचे आ जाओ, नाश्ता तैयार है। मायरा ने जल्दी से कहा, जी माँ, और फिर फोन पर बोली, हुक्म सा माँ बुला रही हैं, बाद में बात करूंगी। देवंश ने कहा, ठीक है गुलाबो, पहले ब्रेकफास्ट करो और हाँ, आज रेस्टोरेंट से बाहर मत निकलना। मायरा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जी हुक्म सा, आपकी हर बात मानूंगी। देवंश ने कॉल काट दिया, लेकिन उसके चेहरे पर वही प्यार भरी मुस्कान बनी रही। उधर उदयपुर की राणा हवेली में ब्रेकफास्ट टेबल पर चंद्र प्रकाश राणा पहले से बैठे थे। राजशेखर और पद्मावती भी वहीं मौजूद थे। रणवीर और युवराज आपस में किसी बात को लेकर बहस कर रहे थे, जबकि अन्वी चुपचाप सब देख रही थी। तभी देवंश डाइनिंग हॉल में आया और अपनी जगह बैठ गया। दादी विद्यावती ने उसे देखते ही पूछा, बेटा आज सुबह बहुत खुश लग रहा है। देवंश ने सामान्य रहने की कोशिश करते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है। दादी मुस्कुराकर बोली, दादी से कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। देवंश कुछ कहता उससे पहले युवराज हंसते हुए बोल पड़ा, दादी सा आप सही कह रही हो, भैया की खुशी का रीजन हमें पता है। रणवीर ने तुरंत उसकी बात पकड़ ली और कहा, हाँ दादी, अब तो भैया की सुबह भी किसी खास इंसान के फोन से शुरू होती है। पद्मावती ने दोनों बेटों को घूरकर चुप कराया, लेकिन चंद्र प्रकाश राणा ने देवंश की तरफ गंभीर नजरों से देखते हुए कहा, देवंश अगर किसी लड़की को लेकर तुम सीरियस हो तो परिवार से बात करने का समय आ गया है। देवंश कुछ पल शांत रहा, फिर उसने साफ आवाज में कहा, दादा सा मैं सीरियस हूँ और जिस लड़की की बात हो रही है आप सब उसे अच्छे से जानते हैं। राजशेखर ने उसकी तरफ देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। देवंश की बात से टेबल पर कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। अन्वी ने अपने भाई की तरफ देखा और उसकी आंखों में पूरा भरोसा था। इधर जयपुर में मायरा रेस्टोरेंट पहुंच चुकी थी। नरेन पहले से ग्राहकों के बीच व्यस्त थे, मायरा भी काम में लग गई। तभी रेस्टोरेंट के बाहर वही ब्लैक कार कुछ दूरी पर आकर रुकी। इस बार अंदर बैठा आदमी काफी देर तक बाहर देखता रहा। मायरा जब काउंटर के पास आई तो उसने अपना फोन निकाला और किसी को एक फोटो भेज दी। मैसेज में सिर्फ इतना लिखा, यही है देवंश की कमजोरी। कुछ ही मिनट बाद अर्जुन के फोन पर एक अननोन अलर्ट आया। उसने तुरंत सीसीटीवी फुटेज चेक की और वही ब्लैक का देखकर उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसने बिना देर किए देवंश को कॉल किया। देवंश उस वक्त अपने ऑफिस में बैठा था। अर्जुन ने कहा, हुक्म साथ जयपुर रेस्टोरेंट के बाहर वही सस्पिशियस कार फिर से दिखाई दी है। देवंश की आंखें तुरंत सख्त हो गईं। उसने पूछा, मायरा अंदर है? अर्जुन ने कहा, जी हुक्म साथ। देवंश ने बिना एक पल गंवाए कहा, सिक्योरिटी टीम को अभी अलर्ट करो और कोई भी आदमी मायरा के करीब नहीं आना चाहिए। फिर देवंश ने खुद मायरा को कॉल किया। मायरा ने कॉल उठाते हुए कहा, जी हुक्म साथ। देवंश ने शांत रहने की कोशिश करते हुए पूछा, गुलाबो तुम अभी रेस्टोरेंट में हो ना? मायरा ने कहा, जी हुक्म साथ मैं यही हूँ। देवंश ने कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो, आज किसी अननोन आदमी से बात मत करना और अगर कोई बाहर से तुम्हें बुलाए तो बिल्कुल बाहर मत जाना। मायरा उसकी आवाज में छुपी टेंशन समझ गई और धीरे से बोली, आप चिंता मत कीजिए हुक्म साथ, मैं आपकी बात मानूंगी। देवंश ने आंखें बंद करके लंबी सांस ली और कहा, बस यही चाहता हूँ गुलाबो कि तुम सेफ रहो। मायरा ने फोन रखते हुए मन ही मन सोचा, आखिर ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से हुक्म सा इतना परेशान है। लेकिन उसे क्या पता था कि रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी वह ब्लैक कार सिर्फ उसे देख नहीं रही थी बल्कि उसके जरिए देवंश तक पहुंचने की तैयारी कर रही थी। और उदयपुर में बैठा देवंश अब पहली बार महसूस कर रहा था कि विक्रम की अगली चाल शायद पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक होने वाली है।
जयपुर के रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी ब्लैक का अभी भी वहीं थी। मायरा अंदर अपने पिता की मदद कर रही थी, लेकिन बार बार उसकी नज़र ग्लास दूर से बाहर जा रही थी। उसे देवंश की आवाज़ याद आ रही थी कि आज किसी अननोन आदमी से बात नहीं करनी है। तभी रेस्टोरेंट में एक कस्टमर आया और उसने मायरा से एक टेबल के बारे में पूछा। मायरा सामान्य तरीके से उसकी मदद करने लगी, लेकिन जैसे ही वो कस्टमर बाहर गया, अर्जुन की सिक्योरिटी टीम ने उसे दूर से फॉलो करना शुरू कर दिया। उधर उदयपुर में देवंश अपने ऑफिस से लगातार सीसीटीवी फुटेज देख रहा था। अर्जुन ने सामने आकर कहा, हुकम साका का नंबर ट्रेस हो गया है। देवंश ने तुरंत पूछा, किसके नाम पर है? अर्जुन ने कहा, नंबर फेक डॉक्यूमेंट्स पर रजिस्टर्ड है। देवंश की आंखें सख्त हो गईं। उसने कहा, विक्रम तक पहुंचने का रास्ता यही है। अर्जुन ने सिर हिलाया और बोला, जी हुकम सा, हमारी टीम उस आदमी को फॉलो कर रही है। देवंश ने कहा, उसे अभी पकड़ना मत, पहले पता करो वह किससे कांटेक्ट कर रहा है और कौन उसके पीछे है। उसी समय रणवीर ऑफिस में आया। उसने देवंश को इतना सीरियस देखकर पूछा, भैया क्या हुआ? देवंश ने कुछ नहीं छुपाया और उसे सारी बात बता दी। रणवीर ने कहा, तो फिर आप जयपुर जाने वाले हैं? देवंश ने कुछ पल मायरा की तस्वीर फोन पर देखते हुए कहा, अगर जरूरत पड़ी तो उसी वक्त निकल जाऊंगा। रणवीर ने कहा, लेकिन भैया आप अकेले मत जाना। देवंश ने उसकी तरफ देखा और बोला, मुझे पता है। रणवीर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो मैं भी आपके साथ चलूंगा। देवंश ने कुछ जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके चेहरे पर भाई के लिए भरोसा साफ दिखाई दे रहा था। इधर जयपुर में मायरा को अचानक अपने फोन पर देवंश का मैसेज मिला, गुलाबो पानी पी लिया? उसने मैसेज पढ़कर मुस्कुरा दिया और रिप्लाई किया, जी हुकम सा, आपने खाना खाया? देवंश ने तुरंत जवाब दिया, पहले तुम बताओ। मायरा ने लिखा, मैंने खा लिया, अब आप बताइए। देवंश ने लिखा, तुम्हारी चिंता करते करते खाना याद ही नहीं रहा। मायरा के चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आ गई। उसने लिखा, तो अब मेरी वजह से खाना भी नहीं खाएंगे? देवंश ने जवाब दिया, अगर तुम सामने होती तो अपने हाथ से खिला देता। मायरा ने मैसेज पढ़ते ही फोन नीचे रख दिया। उसके गाल लाल हो गए। नंदिनी ने उसे देखा तो मुस्कुराकर पूछा, क्या हुआ? मायरा ने जल्दी से कहा, कुछ नहीं माँ। दोपहर बीतने लगी थी, तभी रेस्टोरेंट के बाहर वही ब्लैक का धीरे धीरे आगे बढ़ी। अर्जुन की टीम ने तुरंत उसका पीछा किया। कुछ ही दूरी पर का एक पुराने वेयरहाउस के पास जाकर रुकी। अंदर से वही आदमी उतरा और फोन पर किसी से बात करने लगा। उसने कहा, लड़की पूरी तरह देवंश की प्रोटेक्शन में है, लेकिन एक बात साफ है, देवंश उससे बहुत प्यार करता है। दूसरी तरफ से आवाज आई, तो फिर इसी प्यार को उसकी कमजोरी बना दो। आदमी ने फोन काट दिया और वेयरहाउस के अंदर चला गया। कुछ देर बाद अर्जुन ने देवंश को कॉल करके सारी इन्फॉर्मेशन दी। देवंश ने बिना आवाज ऊंची किए कहा, लोकेशन मुझे भेजो। अर्जुन ने लोकेशन भेज दी। देवंश ने तुरंत अपनी चेयर से उठते हुए कहा, अब बहुत हो चुका है। इस बार विक्रम को लगेगा कि वह मुझे खेल रहा है, लेकिन खेल मेरे रूल्स पर होगा। तभी पीछे से रणवीर की आवाज आई, भैया मैं भी चल रहा हूँ। देवंश ने उसकी तरफ देखा और बोला, नहीं रणवीर, यह मेरा मामला है। रणवीर ने गंभीर होकर कहा, आप मेरे बड़े भाई हैं, इसलिए ही आपके साथ चलूंगा। देवंश कुछ पल उसे देखता रहा, फिर उसने सिर हिलाकर कहा, ठीक है, लेकिन मेरी बात से बाहर एक कदम नहीं जाना। उधर जयपुर में मायरा को अभी तक अंदाजा नहीं था कि उदयपुर में देवंश उसके लिए इतना बड़ा फैसला ले चुका है। वो रेस्टोरेंट के काउंटर पर खड़ी थी और अपने फोन की स्क्रीन पर देवंश का लास्ट मैसेज देख रही थी, जिसमें लिखा था, गुलाबो मैं जल्दी तुमसे मिलने आऊंगा। मायरा के चेहरे पर मुस्कान आ गई, लेकिन उसे नहीं पता था कि देवंश का जयपुर आने का कारण सिर्फ उससे मिलना नहीं, बल्कि उस खतरे को खत्म करना था जो धीरे धीरे उसके बहुत करीब आ चुका था। उदयपुर की हवेली से देवंश और रणवीर निकल चुके थे। देवंश की गाड़ी तेज रफ्तार से जयपुर की तरफ बढ़ रही थी और उसके पीछे सिक्योरिटी की 2 गाड़ियां थीं। देवंश बाहर से बिल्कुल शांत था, लेकिन उसके हाथ में फोन लगातार मायरा की लोकेशन चेक कर रहा था। रणवीर ने कुछ देर उसे देखा, फिर बोला, भैया आप परेशान मत होइए, मायरा बिल्कुल ठीक होगी। देवंश ने सामने देखते हुए कहा, मुझे पता है, लेकिन जब बात गुलाबों की आती है तो मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। रणवीर हल्का सा मुस्कुराया और बोला, यही तो बात है भैया, आप उसे सिर्फ पसंद नहीं करते, आप सच में उससे प्यार करते हैं। देवंश ने उसकी तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, हाँ रणवीर, मैं उससे प्यार करता हूँ और अब उसे अपनी जिंदगी से दूर करने का सवाल ही नहीं उठता।
इधर जयपुर में मायरा को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि देवंश उससे मिलने के लिए रास्ते में है। वो रेस्टोरेंट में अपने पिता नरेन की मदद कर रही थी। तभी नरेन ने उसे पास बुलाकर कहा, बेटा आज तुम बार बार फोन क्यों देख रही हो। मायरा थोड़ा घबरा गई और बोली, पापा बस ऐसे ही। नरेन ने उसे ध्यान से देखा और कहा, अगर कोई बात है तो मुझसे छुपाना मत। मायरा कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, पापा मैं आपसे कुछ बताना चाहती हूँ लेकिन अभी सही समय नहीं है। नरेन ने उसकी आंखों में प्यार और झिझक दोनों देखे और कहा, ठीक है जब तुम्हें सही लगे तब बता देना, लेकिन जो भी फैसला लेना सोच समझ कर लेना। मायरा ने सिर हिलाया और अपने पिता के हाथ पर हाथ रख दिया। उसी समय रेस्टोरेंट के बाहर एक फेमिलियर ब्लैक कार आकर रुकी। मायरा की नज़र उस पर पड़ी तो उसके मन में अचानक बेचैनी हुई। वह बिना बाहर गए ग्लास दूर के पीछे से उसे देखने लगी। कुछ सेकंड्स बाद कार वहां से निकल गई। मायरा ने तुरंत देवंश को कॉल किया। देवंश ने रास्ते में ही फोन उठा लिया। मायरा ने कहा, हुक्म सा अभी रेस्टोरेंट के बाहर वही ब्लैक कार आई थी। देवंश की आंखें तुरंत सख्त हो गई। उसने पूछा, तुम ठीक हो गुलाबो? मायरा ने कहा, जी मैं ठीक हूँ, लेकिन वो कार देखकर मुझे थोड़ा अजीब लगा। देवंश ने शांत आवाज में कहा, मेरी बात सुनो गुलाबो, अभी रेस्टोरेंट से बाहर बिल्कुल मत निकलना, मैं जयपुर पहुंचने वाला हूं। मायरा कुछ पल चुप रही, फिर उसकी आवाज में खुशी आ गई और उसने पूछा, आप जयपुर आ रहे हैं? देवंश ने कहा, हाँ, और इस बार तुम्हें बताए बिना नहीं जाऊंगा। मायरा के चेहरे पर तुरंत मुस्कान आ गई। उसने धीमे से कहा, मैं आपका इंतजार करूंगी हुक्म सा। कुछ घंटों बाद देवंश की गाड़ी जयपुर की सीमा में दाखिल हुई। रणवीर ने बाहर देखते हुए कहा, भैया अब ज्यादा दूर नहीं है। देवंश ने फोन निकाला और मायरा को मैसेज किया, गुलाबो मैं जयपुर पहुंच गया हूं। मायरा ने मैसेज पढ़ते ही मुस्कुराकर जवाब दिया, सच में हुक्म सा? देवंश ने लिखा, हाँ, अब तुम्हें देखने से कोई नहीं रोक सकता। मायरा ने मैसेज पढ़कर फोन अपने दिल के पास रख लिया और उसकी आंखों में खुशी साफ दिखाई देने लगी। उधर रेस्टोरेंट में नंदिनी ने मायरा के चेहरे पर आई खुशी देख ली थी। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, देवंश आ रहे हैं ना? मायरा ने शर्माते हुए सिर झुका लिया। नंदिनी उसके पास आई और प्यार से बोली, बेटा अगर वह तुम्हें इतना खुश रखता है तो एक दिन उसे घर बुलाकर हमसे मिलवाना। मायरा ने माँ की तरफ देखा और धीमे से कहा, माँ वो बहुत अच्छे हैं, बस कभी कभी बहुत ज्यादा पजेसिव हो जाते हैं। नंदिनी मुस्कुरा दी और बोली, शायद तुम्हारी बहुत चिंता करते हैं। मायरा ने धीरे से कहा, हाँ माँ, बहुत ज्यादा। शाम होते होते देवंश रेस्टोरेंट से कुछ दूरी पर पहुंच गया। उसने रणवीर से कहा, तुम यहीं सिक्योरिटी के साथ रहो, मैं पहले अंदर जाकर मायरा से मिलूंगा। रणवीर ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है भैया, लेकिन ज्यादा देर मत करना। देवंश ने उसे घूरकर देखा तो रणवीर हंस पड़ा। देवंश जैसे ही रेस्टोरेंट के अंदर दाखिल हुआ, मायरा की नज़र सीधे उस पर पड़ी। कुछ पल के लिए दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे। देवंश के चेहरे की सारी सख्ती उस एक पल में गायब हो गई और मायरा की आंखों में खुशी उतर आई। वह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। देवंश उसके सामने आकर रुक गया और बिना कुछ कहे बस उसे देखता रहा। फिर धीमी आवाज में बोला, बहुत याद आई तुम्हारी गुलाबो। मायरा ने मुस्कुराकर कहा, मुझे भी हुक्म सा। देवंश ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया और धीमे से कहा, चलो थोड़ी देर बात करते हैं। मायरा उसके साथ रेस्टोरेंट के एक शांत कोना में चली गई। देवंश ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा, डर तो नहीं लगी? मायरा ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, क्योंकि मुझे पता था आप आ जाओगे। देवंश की आंखों में गहरा प्यार उतर आया। उसने धीरे से कहा, यही भरोसा चाहिए मुझे तुमसे गुलाबो। दोनों कुछ देर वहीं बैठे बातें करते रहे। मायरा ने पूछा, आप इतनी दूर उदयपुर से सिर्फ मेरी वजह से आए हैं? देवंश ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारे लिए जयपुर क्या उदयपुर क्या? अगर तुम एक बार कह दो तो मैं दुनिया के किसी भी कोने से तुम्हारे पास आ जाऊंगा। मायरा की आंखें झुक गईं और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। देवंश ने उसकी उस मुस्कान को देखा तो पहली बार उसे लगा कि चाहे सामने कितनी भी मुश्किलें क्यों न हो, वह मायरा के चेहरे की ये मुस्कान कभी कम नहीं होने देगा। लेकिन रेस्टोरेंट के बाहर कुछ दूरी पर वही ब्लैक कार फिर से खड़ी थी और इस बार उसके अंदर बैठा आदमी देवंश को मायरा के साथ देख चुका था। उसने फोन निकाला और सिर्फ एक मैसेज भेजा। अब समझ आया कि देवंश को तोड़ना इतना मुश्किल क्यों है। और उसी पल विक्रम के फोन पर वह तस्वीर पहुंच गई जिसमें देवंश और मायरा पहली बार एक साथ साफ दिखाई दे रहे थे।
विक्रम के फोन पर देवंश और मायरा की तस्वीर आते ही उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आ गई। उसने तस्वीर को कुछ पल ध्यान से देखा, फिर फोन टेबल पर रखते हुए बोला, तो आखिर मिल ही गई वो चीज जिससे देवंश को सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है। लेकिन विक्रम अभी कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसे पता था कि देवंश को सीधे चुनौती देना आसान नहीं था। उसे सही वक्त का इंतजार करना था और अब उसके पास वह चीज थी जिसका इस्तेमाल करके वह देवंश को इमोशनल तरीके से कमजोर कर सकता था। उधर जयपुर के रेस्टोरेंट में देवंश और मायरा अभी भी एक दूसरे के सामने बैठे थे। बाहर का शोर धीरे धीरे कम हो रहा था। मायरा ने देवंश को देखते हुए पूछा, हुक्म सा आप अचानक यहाँ आ गए, अगर घर वालों को पता चला तो? देवंश ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, उन्हें पता चल जाएगा गुलाबो, मैं कोई चोरी छुपे मिलने नहीं आया हूँ। मायरा ने शर्माते हुए कहा, लेकिन आप उदयपुर से इतनी दूर सिर्फ मुझसे मिलने आए हैं? देवंश ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, सिर्फ मिलने नहीं आया, तुम्हें ये बताने आया हूँ कि चाहे मेरे सामने कितनी भी परेशानी आए, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। मायरा कुछ पल उसकी आंखों में देखती रही, फिर बहुत धीमी आवाज में बोली, मुझे आप पर पूरा भरोसा है हुक्म सा। देवंश ने धीरे से उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। मायरा एक पल के लिए झिझकी, लेकिन उसने अपना हाथ नहीं हटाया। देवंश ने उसकी उंगलियों को हल्के से थामते हुए कहा, गुलाबो, जब तुम मेरे पास होती हो ना, तो मुझे लगता है बाकी सारी परेशानियां छोटी हो गई हैं। मायरा के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ गई। उसने कहा, और जब आप मेरे पास होते हैं तो मुझे लगता है मैं किसी भी परेशानी से डरूंगी नहीं। देवंश ने उसकी बात सुनकर हल्की मुस्कान दी और बोला, बस यही चाहिए मुझे तुमसे। तभी रेस्टोरेंट के बाहर से नरेन की आवाज आई, मायरा बेटा एक बार इधर आना। मायरा ने तुरंत अपना हाथ देवंश से अलग किया और उठने लगी। देवंश ने उसे देखते हुए कहा, जाओ मैं यहीं हूँ। मायरा मुस्कुराई और बोली, जी हुक्म साहब। वह नरेन के पास चली गई। देवंश कुछ दूरी से दोनों को देखने लगा। नरेन ने देवंश को देखा और उनके चेहरे पर गंभीरता आ गई। वह मायरा से बोले, बेटा तुम मुझे पहले से जानती हो, मैं तुमसे कुछ छुपाने के लिए नहीं कहूँगा। अगर देवंश तुम्हारी जिंदगी में है तो मुझे उसके बारे में सब कुछ जानना होगा। मायरा ने सिर झुकाकर कहा, जी पापा मैं समझती हूँ। नरेन ने कहा, और अगर वह सच में तुम्हें लेकर सीरियस है तो एक दिन उसे हमारे सामने आकर बात करनी होगी। मायरा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मुझे पूरा भरोसा है पापा, वो ऐसा ही करेंगे। कुछ दूरी पर खड़े देवंश ने नरेन की बातें नहीं सुनी, लेकिन मायरा के चेहरे से समझ गया कि बात गंभीर थी। तभी मायरा वापस उसके पास आई। देवंश ने पूछा, सब ठीक है गुलाबो? मायरा ने कहा, जी हुक्म सा पापा, बस आपसे मिलना चाहते हैं। देवंश ने बिना किसी हेजिटेशन के कहा, तो मैं मिलूंगा। मायरा ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। देवंश ने कहा, तुम्हारे पिता हैं गुलाबो, उनसे मिलने में मुझे कोई परेशानी नहीं है, बल्कि मैं चाहता हूँ कि वो मुझे खुद जाने। उसी वक्त रणवीर का फोन आया। देवंश ने कॉल उठाई तो रणवीर ने कहा, भैया बाहर सिक्योरिटी ने एक आदमी को देखा है जो कुछ देर पहले इसी रेस्टोरेंट के आसपास था, लेकिन अब वहां नहीं है। देवंश की आंखें तुरंत सख्त हो गईं। उसने पूछा, काका क्या हुआ? रणवीर ने कहा, काभी जा चुकी है। देवंश ने कुछ पल सोचा, फिर कहा, उसे फॉलो करो, लेकिन रेस्टोरेंट से कोई सिक्योरिटी हटनी नहीं चाहिए। रणवीर ने कहा, ठीक है भैया। देवंश ने फोन रखा तो मायरा ने पूछा, क्या हुआ हुक्म सा? देवंश ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, कुछ नहीं गुलाबो, बस सिक्योरिटी का काम है। मायरा ने उसकी आंखों में चिंता देख ली थी। उसने धीरे से पूछा, आप फिर से परेशान हो गए ना? देवंश ने उसका हाथ थामकर कहा, मैं परेशान नहीं हूँ, जब तक तुम मेरे सामने हो तब तक मुझे किसी चीज का डर नहीं है। मायरा ने मुस्कुराकर कहा, और जब मैं सामने नहीं होती? देवंश कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, तब मैं तुम्हें याद करता हूँ और तुम्हारी सेफ्टी के बारे में सोचता हूँ। मायरा ने प्यार से कहा, आप बहुत ज्यादा सोचते हैं हुक्म सा। देवंश ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे मामले में शायद हाँ। रात काफी हो चुकी थी। देवंश को वापस उदयपुर के लिए निकलना था। मायरा उसे रेस्टोरेंट के बाहर तक छोड़ने आई। देवंश गाड़ी के पास रुका और उसकी तरफ देखकर बोला, अब तुम अंदर जाओ गुलाबो। मायरा ने धीरे से कहा, आप पहुंचकर मुझे कॉल करेंगे ना? देवंश ने कहा, मैं खुद कॉल करूंगा। मायरा ने मुस्कुराकर कहा, प्रॉमिस? देवंश ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, प्रॉमिस। मायरा जैसे ही अंदर जाने लगी, देवंश ने उसे आवाज दी, गुलाबो। मायरा पीछे मुड़ी। देवंश ने कुछ पल उसे देखा, फिर कहा, अपना ध्यान रखना। मायरा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, आप भी अपना ध्यान रखिए हुक्म सा, और फिर वह अंदर चली गई। देवंश कुछ देर तक उसे जाते हुए देखता रहा, लेकिन जैसे ही देवंश की गाड़ी वहां से निकली, विक्रम के आदमी ने फिर अपना फोन निकाला और विक्रम को कॉल करके कहा, सर देवंश वापस उदयपुर निकल गया है। विक्रम ने कुछ पल चुप रहकर कहा, बहुत अच्छा, अब अगला कदम शुरू करो।
उसके बाद विक्रम ने अपनी टेबल पर रखी पुरानी ब्लैक फाइल खोली। उसके अंदर मायरा के परिवार से जुड़ा वही पुराना राज था जिसे लेकर वह पहले भी देवंश को धमका चुका था, लेकिन इस बार उसके पास एक नई तस्वीर भी थी, देवंश और मायरा की एक साथ तस्वीर। विक्रम ने दोनों चीजों को सामने रखते हुए कहा, अब खेल सिर्फ फाइल का नहीं रहा, अब खेल देवंश की मोहब्बत का है। और दूसरी तरफ उदयपुर की तरफ बढ़ती देवंश की गाड़ी में उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जयपुर से निकलते ही विक्रम की चाल का अगला हिस्सा शुरू हो चुका है। रात काफी गहरी हो चुकी थी और जयपुर में राजपूत हवेली की बालकनी से शहर की हल्की रोशनी साफ दिखाई दे रही थी। मायरा बालकनी में खड़ी होकर चुपचाप सामने देख रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर वही मुस्कान थी जो पिछले कुछ दिनों से देवंश का नाम सुनते ही अपने आप आ जाती थी। तभी उसके फोन की स्क्रीन पर देवंश का नाम चमका और मायरा का दिल एकदम से तेज धड़कने लगा। उसने कुछ सेकंड्स तक फोन को देखा, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ कॉल उठा लिया। उधर उदयपुर में राणा पैलेस के अपने कमरे की बालकनी में देवंश अकेला खड़ा था। सामने झील के पानी पर रात की लाइट्स पड़ रही थी, लेकिन उसका पूरा ध्यान सिर्फ फोन की दूसरी तरफ मौजूद मायरा पर था। गुलाबो, इतनी रात को अभी तक सोई नहीं हो? मायरा ने हल्की आवाज में कहा। आप भी तो नहीं सोए? हुक्म सा। देवंश के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई। मैं तो तुम्हारी आवाज सुनने का इंतजार कर रहा था। मायरा कुछ पल के लिए चुप हो गई, उसकी आंखों में शर्म उतर आई और उसने बालकनी की रेलिंग पर हाथ रख दिया। आपको हर वक्त ऐसी बातें करनी जरूरी है क्या? देवंश ने धीमी आवाज में कहा। जब सामने मेरी गुलाबो हो तो हाँ। मायरा ने नजरें झुका ली और उसके होठों पर फिर से मुस्कान आ गई। कुछ देर दोनों बिना कुछ कहे एक दूसरे की आवाज सुनते रहे, जैसे दोनों के बीच की खामोशी भी अपनी अलग कहानी कह रही हो। फिर देवंश ने गंभीर होकर पूछा, आज घर में सब ठीक था? मायरा ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ हुक्म सा, सब ठीक था, बस पापा थोड़े परेशान लग रहे थे। देवंश का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। क्यों? मायरा ने कुछ पल सोचकर कहा। उन्होंने बस इतना कहा कि उन्हें लगता है पिछले कुछ दिनों से हमारे आसपास कुछ ठीक नहीं चल रहा। देवंश ने गहरी सांस ली। गुलाबो, तुम अपने पापा को कुछ मत बताना जब तक जरूरत न हो। मायरा ने उसकी आवाज में छिपी चिंता महसूस कर ली। आप कुछ छुपा रहे हैं मुझसे? देवंश कुछ सेकंड्स चुप रहा, फिर बोला, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता गुलाबो, बस इतना समझ लो कि जब तक मैं हूं तुम्हें किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मायरा की आंखों में हल्की नमी आ गई। लेकिन मुझे आपकी चिंता होती है हुक्म सा। देवंश के चेहरे की सख्ती उसी पल पिघल गई। मेरी चिंता मत किया करो गुलाबो, मैं इतना कमजोर नहीं हूँ, मायरा ने धीरे से कहा। फिर भी देवंश मुस्कुराया। अच्छा एक बात बताओ, क्या तुमने मुझे आज याद किया था? मायरा ने तुरंत जवाब नहीं दिया, फिर धीरे से बोली, शायद। देवंश ने हंसते हुए कहा, शायद नहीं गुलाबो, सच बोलो। मायरा ने शर्माते हुए कहा, बहुत ज्यादा। कुछ पल के लिए देवंश बिल्कुल शांत हो गया, जैसे उस एक जवाब ने उसके अंदर की सारी बेचैनी खत्म कर दी हो। इधर उदयपुर में देवंश के कमरे के बाहर रणवीर और युवराज आपस में बातें कर रहे थे। तभी दोनों की नज़र कमरे के अंदर बैठे देवंश पर पड़ी, जो पहली बार इतने शांत और खुश दिखाई दे रहा था। युवराज ने धीरे से रणवीर को देखकर कहा, भैया को देखकर तो लग रहा है बात गुलाबों से ही हो रही है। रणवीर मुस्कुराया, और अगर तूने जाकर डिस्टर्ब किया तो सुबह तक तेरा हाल खराब होगा। दोनों हंसते हुए वहां से जाने लगे, लेकिन तभी अनवी भी सीढ़ियों से ऊपर आए और उसने दोनों को रोक लिया। क्या हुआ, तुम दोनों यहाँ क्यों खड़े हो? युवराज ने मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं दीदी, बस हुक्म सा की लव स्टोरी चल रही है। अनवी ने हंसते हुए देवंश के कमरे की तरफ देखा। तो फिर चुपचाप यहाँ से निकलो, वरना लव स्टोरी खत्म करके भाई तुम्हारी स्टोरी शुरू कर देंगे। तीनों दबे पांव वहां से चले गए। उधर मायरा अभी भी फोन पर थी। हुक्म सा, आपको कल उदयपुर में बहुत काम है ना? हाँ, फिर भी आप इतनी देर तक मुझसे बात कर रहे हैं। देवंश ने बिना किसी झिझक के कहा, काम इंतजार कर सकता है, तुम नहीं। मायरा की धड़कन तेज हो गई। आप सच में बहुत बदल गए हैं, देवंश ने हल्की आवाज में कहा। तुम्हारी वजह से। मायरा ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराती रही। फिर देवंश ने धीरे से कहा, अब सो जाओ गुलाबो,
कल सुबह जल्दी उठना है। मायरा ने मुस्कुराकर कहा। गुड नाइट हुक्म सा, देवंश ने आंखें बंद करते हुए कहा। गुड नाइट मेरी गुलाबो। कॉल कट गया लेकिन दोनों के चेहरों की मुस्कान देर तक नहीं गई। जयपुर की उस शांत रात में मायरा अपने कमरे में वापस चली गई और उदयपुर में देवंश भी बालकनी से कमरे के अंदर आ गया, लेकिन उसके चेहरे पर अब एक अलग ही सुकून था। उसे पता नहीं था कि अगली सुबह उदयपुर और जयपुर के बीच शुरू होने वाला एक छोटा सा सफ़र उनकी जिंदगी में एक नया मोड़ लेकर आने वाला था। अगली सुबह उदयपुर की हवाओं में हल्की ठंडक थी। राणा पैलेस के बड़े से आंगन में सुबह की धूप धीरे धीरे उतर रही थी, जहां दादा चंद्रा प्रकाश राणा हमेशा की तरह अपने पुराने झूले पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे और दादी विद्यावती उनके पास बैठकर पूजा की तैयारी कर रही थी। वहीं राजशेखर और पद्मावती नाश्ते की टेबल पर बैठे घर के बाकी लोगों का इंतजार कर रहे थे। रणवीर और युवराज हमेशा की तरह आपस में किसी बात को लेकर बहस कर रहे थे और अनवी दोनों को समझाने की कोशिश कर रही थी। युवराज ने हंसते हुए कहा, भैया आप हमेशा मेरी साइड क्यों नहीं लेते? रणवीर ने तुरंत जवाब दिया, क्योंकि हर बार गलती तेरी होती है। अनवी ने दोनों को घूर कर देखा। सुबह सुबह शुरू मत हो जाना तुम दोनों। तभी सीढ़ियों से देवंश नीचे आया और उसे देखते ही दोनों भाई बिल्कुल शांत हो गए। देवंश ने अपनी घड़ी ठीक करते हुए पूछा, सुबह सुबह किस बात पर बहस हो रही थी? युवराज ने तुरंत इनोसेंट फेस बनाया। कुछ नहीं हुक्म सा, देवंश ने उसे घूरा। मुझे सब पता है। रणवीर अपनी हंसी रोकने लगा और अनवी मुस्कुराकर दूसरी तरफ देखने लगी। देवंश जाकर टेबल पर बैठ गया, लेकिन उसके चेहरे पर आज एक अलग सी शांति थी। पद्मावती ने गौर किया और हल्की मुस्कान के साथ पूछा, आज बड़े खुश लग रहे हो देवंश? देवंश ने सहज होकर कहा, ऐसा कुछ नहीं माँ। अनवी ने तुरंत बात पकड़ ली। ऐसा कुछ नहीं है या कोई खास वजह है? देवंश ने अनवी की तरफ देखा। तुम ज्यादा सवाल मत किया करो। अनवी हंस पड़ी। मतलब वजह जरूर है। रणवीर और युवराज भी मुस्कुराने लगे। दादा ने अखबार नीचे रखते हुए कहा, क्या बात है, आज पूरा घर देवंश के पीछे पड़ा है? युवराज ने हंसते हुए कहा, दादा सा हमें लगता है हुक्म सा का मूड जयपुर से आया है। देवंश ने उसे ऐसी नज़र से देखा कि युवराज तुरंत चुप हो गया। पद्मावती सब समझ रही थी लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। नाश्ता खत्म होने के बाद देवंश अपने ऑफिस रूम की तरफ जाने लगा, तभी अनवी उसके पीछे पहुंच गई। भैया। देवंश रुक गया। क्या हुआ? अनवी ने मुस्कुराते हुए पूछा। आप जयपुर कब जा रहे हो? देवंश ने कुछ पल उसे देखा फिर बोला, अभी कोई प्लान नहीं है। अनवी ने तुरंत कहा, झूठ। देवंश ने आईब्राव उठाए। क्या कहा? आपकी आंखें बता रही हैं कि आपका प्लान ऑलरेडी बन चुका है। देवंश के होठों पर हल्की स्माइल आई। तुम बहुत ज्यादा समझदार हो गई हो। अनवी ने हंसते हुए कहा, आपकी बहन हूँ भैया। फिर दोनों भाई बहन कुछ देर बातें करते रहे, लेकिन देवंश के दिमाग में सिर्फ एक ही नाम था, मायरा। उधर जयपुर में सुबह की धूप मायरा के कमरे की खिड़की से अंदर आ रही थी। मायरा तैयार होकर नीचे आई तो नंदिनी किचन में ब्रेकफास्ट बना रही थी और नरेन डाइनिंग टेबल पर बैठे कुछ पेपर्स देख रहे थे। मायरा ने धीरे से कहा, गुड मॉर्निंग पापा। नरेन ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। गुड मॉर्निंग बेटा। नंदिनी ने पीछे मुड़कर कहा, मायरा आज रेस्टोरेंट चलोगी मेरे साथ? मायरा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ माँ चलूंगी। लेकिन उसके फोन पर उसी वक्त मैसेज आया, देवंश। बस एक मैसेज था, सुबह की सबसे पहली याद तुम्हारी थी गुलाबो। मायरा का चेहरा लाल हो गया और उसने जल्दी से फोन नीचे कर लिया। नंदिनी ने उसे देखकर पूछा, क्या हुआ? कुछ नहीं माँ। नरेन ने भी उसकी तरफ देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद मायरा और नंदिनी जयपुर के रेस्टोरेंट के लिए निकल गईं। रेस्टोरेंट में पहुंचकर मायरा काम में लग गई, लेकिन उसका ध्यान बार बार फोन पर जा रहा था। उधर उदयपुर में देवंश अपने ऑफिस में बैठा था। अर्जुन उसके सामने कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लेकर खड़ा था। सर, ये पेपर्स आज ही साइन करने हैं। देवंश ने डॉक्यूमेंट्स देखे और कहा, रख दो। अर्जुन जाने लगा, तभी देवंश ने पूछा, जयपुर की तरफ जो सिक्योरिटी मैंने बढ़ाने को कहा था उसका क्या हुआ? अर्जुन ने तुरंत कहा, सर सब अरेंज हो गया है, लेकिन एक बात है।
किया। कल रात जयपुर में एक अननोन का कुछ देर तक राजपूत रेस्टोरेंट के आसपास दिखाई दी थी। देवंश का चेहरा तुरंत बदल गया। नंबर अर्जुन ने फोन पर डिटेल्स दिखाईं। देवंश ने कुछ सेकंड्स तक स्क्रीन को देखा, फिर शांत आवाज में कहा, उस कार को ट्रेस करो। यस सर। अर्जुन चला गया, लेकिन देवंश की नज़र कुछ देर तक उसी स्क्रीन पर टिकी रही। उसे मायरा को लेकर पहले से ही चिंता थी और अब वो किसी भी तरह का रिस्क लेने के मूड में नहीं था। दोपहर के समय मायरा रेस्टोरेंट के बाहर कुछ सामान लेने निकली, तभी अचानक उसे सामने वही ब्लैक एसयूवी दिखाई दी जो कुछ दिनों पहले भी दूर से दिखाई दी थी। मायरा कुछ सेकंड्स के लिए रुक गई। उसका दिल थोड़ा तेज धड़कने लगा, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती एसयूवी वहां से आगे निकल गई। मायरा ने तुरंत फोन निकाला और देवंश को कॉल कर दिया। कुछ ही सेकंड्स में कॉल उठा। क्या हुआ गुलाबो? मायरा ने धीरे से कहा। हुक्म सा, अभी यहाँ एक कार थी। कैसी कार? ब्लैक एसयूवी। देवंश तुरंत सीरियस हो गया। तुम अभी अकेली हो? हाँ, लेकिन माँ अंदर हैं। तुम वहीं रहो और कहीं मत जाना। मायरा ने उसकी आवाज में चिंता महसूस की। आप डर गए? देवंश ने धीमी लेकिन सख्त आवाज में कहा। मैं डरता नहीं हूँ गुलाबो, लेकिन तुम्हारे मामले में कोई चांस नहीं लेता। मायरा कुछ पल चुप रही, फिर बोली, आप बहुत चिंता करते हैं मेरी। देवंश ने कहा, क्योंकि तुम मेरे लिए सिर्फ कोई जिम्मेदारी नहीं हो। मायरा का दिल धड़क उठा। फिर देवंश कुछ पल चुप रहा। फिर तुम मेरी वो चीज हो जिसे खोने का ख्याल भी मुझे पसंद नहीं। मायरा की आंखें नम हो गईं। हुक्म सा। हाँ गुलाबो, मुझे भी आपकी बहुत चिंता रहती है। देवंश की आवाज थोड़ी नर्म हो गई। बस यही सुनना था। मायरा हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन तभी रेस्टोरेंट के अंदर से नंदिनी ने उसे आवाज दी। मायरा बेटा अंदर आओ। मायरा ने कहा, माँ बुला रही हैं। ठीक है गुलाबो, अंदर जाओ और फोन पास रखना। जी। कॉल कट गया। मायरा अंदर चली गई, लेकिन देवंश कुछ देर तक वहीं बैठा सोचता रहा। कुछ देर बाद अर्जुन वापस आया। सका का नंबर मिल गया है। देवंश ने उसकी तरफ देखा। किसके नाम पर है? अर्जुन ने जवाब दिया, सर यही प्रॉब्लम है, नंबर फेक डॉक्यूमेंट्स पर रजिस्टर्ड है। देवंश की आंखों में वही पुरानी सख्ती वापस आ गई। मतलब कोई बहुत सोच समझकर काम कर रहा है। यस सर। देवंश अपनी चेयर से उठ गया। और अब मैं भी सोच समझकर जवाब दूंगा। शाम को जयपुर में मायरा अपने कमरे की बालकनी में खड़ी थी और सामने ढलते सूरज को देख रही थी, तभी उसका फोन बजा। इस बार वीडियो कॉल थी। देवंश। मायरा ने कॉल उठाई तो सामने देवंश दिखाई दिया। उदयपुर की बालकनी में खड़ा देवंश उसे देखकर मुस्कुराया। क्या कर रही हो गुलाबो? आपको देख रही हूँ। देवंश हंस पड़ा। इतनी जल्दी मेरी आदत पड़ गई। मायरा ने शर्मा कर कहा, शायद। देवंश ने उसे कुछ सेकंड्स तक देखा, फिर बोला, एक बात कहूँ? जी। बहुत जल्दी तुम्हें सामने बैठाकर बात करने का मन हो रहा है। मायरा की आंखों में चमक आ गई। तो फिर आइए ना। देवंश कुछ पल शांत रहा। अगर मैं आ गया तो वापस जाना मुश्किल होगा। मायरा ने धीरे से कहा, तो मत जाइए। दोनों कुछ सेकंड्स तक एक दूसरे को देखते रहे। उस एक छोटी सी बात ने दोनों के बीच की दूरी जैसे खत्म कर दी थी। देवंश ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है गुलाबो, बहुत जल्द मिलते हैं। मायरा ने भी मुस्कुराकर कहा, मैं इंतजार करूंगी हुक्म सा। कॉल खत्म हो गई, लेकिन देवंश ने उसी वक्त अपनी घड़ी देखी और अर्जुन को आवाज दी। कल सुबह जयपुर जाना है। अर्जुन ने तुरंत कहा, यस सर। देवंश बालकनी में वापस जाकर खड़ा हो गया। सामने उदयपुर की रात जगमगा रही थी, लेकिन उसके दिमाग में अब सिर्फ जयपुर था। वहीं जयपुर में मायरा अपनी बालकनी में खड़ी थी और उसके चेहरे पर वही मुस्कान थी। उसे नहीं पता था कि देवंश का जयपुर आना सिर्फ एक मुलाकात नहीं, बल्कि उनकी जिंदगी में आने वाले एक बड़े तूफान की शुरुआत बनने वाला था। और इसी के साथ एपिसोड 11 खत्म होता है। लेकिन अगली सुबह उदयपुर से जयपुर के लिए निकलने वाला देवंश अपने साथ सिर्फ प्यार नहीं, बल्कि एक ऐसा राज भी लेकर निकलने वाला था जिसका सामना मायरा और राणा फैमिली दोनों को करना था। तो दोस्तों, एपिसोड 11 में इतना ही।
अगर आपको देवंश और मायरा की ये कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में बताएं कि आपको दोनों का रोमांस कैसा लगा और ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए MG रोमांटिक स्टोरी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।